नमस्कार राम लालों, श्याम लालों, सुंदर कन्याओं, मौज चल रही है। तो अगला चैप्टर शुरुआत करते हैं जिसमें इमेजिनेशन और ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसको आपने महसूस तो करा है पर उसे आपने ऐसे डायरेक्टली देखा नहीं है। जैसे कि तवे के ऊपर आप अपना हाथ रख दो, पूरा नहीं रखना है, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर रखो। क्या गर्माहट महसूस होती है? हाँ सर, बिल्कुल महसूस होती है। तो एक ऐसा अध्याय चालू होने वाला है जिसमें थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ये छोटे छोटे कुछ बड़े चैप्टर मिलकर ये पूरे चैप्टर को बनाएंगे, जिसको अपन बोल सकते हैं कंप्लीट चैप्टर ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसे आप पूरा बोल सकते हो। तो अपन गर्माहट की तरफ महसूस जा रहे हैं, हीट की तरफ जा रहे हैं, तो भैया खुद को तैयार करना पड़ेगा। अरे यस और नो? यस सर। तो भैया अपन चल रहे हैं, अगर सच्चाई में बात करूं तो थर्मोमेट्री उसका एक छोटा सा हिस्सा, कैलोरीमेट्री उसका एक छोटा सा हिस्सा, फिर हीट ट्रांसफर। अपन वास्तविकता में जाने वाले हैं, उस चैप्टर में एंटर कर रहे हैं जिसे बोलते हैं हीट एंड थर्मो डायनेमिक्स। ओके सर, लंबा टॉपिक है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे यस और नो? यस सर। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स 12th का दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिसमें टीचर का भी रोल है, पर आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। यूनिट को इधर से इधर बदलना आपको आना चाहिए, नहीं तो कंसेप्ट आते हुए भी कैलकुलेशन मिस्टेक करने के चांसेस इसमें सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन भी होती है इसमें और यूनिट का कन्वर्जन भी होता है। इसलिए अपना दिमाग चालू रखना है। फालतू की कहानी टाइम खराब करने की बजाय हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अपने जीवन में, आप सब्जी बन रही है, चाय गर्म हो रही है, हीट है, आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगा लिया, आपको गर्माहट महसूस हुई, हीट है, आपका खाना बन रहा है, आपके पिस्टन, जो इंजन वाले पिस्टन हैं जो हीट से चलते हैं, पहले कोयले से जब ट्रेनें चला करती थी वो वाले जितने इंजन हैं सब हीट के ट्रांसफॉर्मेशन हैं। अभी इलेक्ट्रिक इंजन में भी कई जगह उसका प्रयोग हो रहा है। तो हीट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपकी लाइफ में रोल प्ले करती हैं। सूरज से रोशनी आ रही है, गर्माहट महसूस हो रही है, पानी रख दो गर्म हो जाएगा, माइक्रोवेव में पानी रखो गर्म हो जाएगा, गर्म पानी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख दो वो ठंडा हो जाएगा, आइस कैसे पिघल जाती है, अनंत नॉर्मल फिनोमिना जो हम नॉर्मल लाइफ में रोज देख रहे हैं वो हमें इस चैप्टर में धीरे धीरे करके समझ में आते जाएंगे। पानी को मटके में रख दो क्यों ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर गिर जाता है क्यों लेक जम जाता है, बहुत सारी चीजें, ओशन करंट्स क्या होते हैं, कैसे हीट इंजन का, बहुत चीजें पढ़ेंगे इसमें। इसलिए धीरे धीरे फील करनी आनी चाहिए, कोई एक साथ आपको नहीं पढ़ा सकता। धीरे धीरे आपका बेस बनाएंगे, मौज के साथ पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी। आज का लेक्चर जो आने वाला है बहुत बेसिक है, आप सब लोग जानते हो, ये इक्वेशन आपने सुनी होगी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, काम में आएगी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी कॉमन टर्म्स अपन पहले पढ़ते चलते हैं। प्रेशर पे मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। क्यों नहीं बोल रहे हो सर? अभी साउंड वेव में प्रेशर जब पढ़ाया था तब बोला था, साउंड वेव में बोला था, इसलिए सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया हुआ कम, अंगुली से आप सब्जी नहीं काट सकते, खीरा नहीं काट सकते, हां सर, पर चाकू से काट पाते हो क्योंकि एरिया कम होता है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। इस प्रेशर की बात और डिटेल में आएगी जब फ्लूइड में घुस जाएंगे, और आगे बात होती रहेगी, इस पे शर्माओ मत। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, याद करो। अरे हाँ सर, इस पे बात कर चुके हैं, याद करो, मैंने आपको बोला था ऐसा ही प्रेशर गैस में भी आएगा। यहां पे भी फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ही कहलाएगा। बिल्कुल घबराने की और शर्माने की जरूरत नहीं है। कैसे निकलेगा? पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे। अभी गैसेस में नहीं घुस रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं हो, सिंपल बेसिक बात।
बहुत छोटी छोटी बातें जो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, बस उसको रिवाइज करा रहा हूं। हालांकि मैं जानता हूं आप ये सब लोग बातें जानते हैं, बट फिर भी एक बार और। अच्छा भाई, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, अपन जानते हैं फोर्स भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है। अगर ये लोग नहीं जानते एरिया वेक्टर है तो मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, मैथ्स में पढ़ाया जाएगा कि भैया एरिया भी वेक्टर होता है। मैं भी फिजिक्स में थोड़ा और पढ़ाऊंगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ाऊंगा, अच्छा फ्लक्स पढ़ाऊंगा, तब एरिया को वेक्टर की तरह यूज लूंगा। मैग्नेटिज्म में भी यही बात आएगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, पर उस एरिया वेक्टर की चर्चा फिजिक्स में तब ज्यादा करेंगे। अभी बस इतना समझो कि मान लो, इतना समझ लो बस बहुत है, कि मान लो ये एक रेक्टेंगल है, मैं इस पर अभी टाइम पास नहीं कर रहा हूं। मान लो ये 4 मीटर और ये 2 मीटर, मैं इसका एरिया पूछूं तो कितना हुआ एरिया? बोलो, सब लोग बोलेंगे 4 × 2 8 मीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है मान लो। अगर एरिया वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, तुम ऐसा समझो ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। कैसे होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी बस इतना बहुत है, यानी कि एरिया वास्तविकता में प्रैक्टिकली इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अभी उस बात पे कोई ज्यादा घुसने का मतलब नहीं है, मैथ्स में पूरा एक चैप्टर है वेक्टर, उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में भी आगे आएगा। अभी इस चैप्टर से ज्यादा कोई लेना देना नहीं। पर याद कर, मैंने एक बात बताई थी कि प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया जब लिखते हैं तो मैंने बताया था भाई प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर, सर ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये बातें मैं कर चुका हूं। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा सही है, मैं बता चुका हूं। फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं कि एरिया का लेते हैं, कि दोनों का लेते हैं, कि दोनों का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर लेते हैं, ये मैं साउंड में बता चुका हूं, इसलिए सही बताना, गलत मत करना। ये का यही पूछा था, पूरा करके बताया है। बताओ, बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज लिख रहा हूं, हीट चालू नहीं हुई भाई, आज तो चालू भी नहीं होगी। बिल्कुल बेसिक बेसिक, प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, जो आप जानते हो, फिर भी बात करेंगे। टेम्परेचर पे थोड़ी ज्यादा पीएचडी करेंगे। ओके सर, चलो भाई, बोलो भाई। हाँ सर, फोर्स अपॉन एरिया, कौन सा फॉर्मूला था बोलो? एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए परपेंडिकुलर, कि एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर, कौन सा फॉर्मूला था बोलो? बोलो, 1 2 3 4 5 6, बोलो भाई। ये वाला किसका कंपोनेंट लेते थे? फोर्स का, तभी प्रेशर लिखा करते थे। याद है कि भूल गए हो? याद है सर? अरे हाँ ना तो बोलो। बेसिक बात, टाइम पास नहीं करते, पहले कर चुके। ठीक भाई, आगे चलो, हम समझ गए। इसको रब कर देता हूं 1 मिनट में। ये अपन बात कर चुके हैं पहले भी। ओ हो, बोलो भाई। 10 न्यूटन ऐसे लगाओगे तो प्रेशर आएगा, 10 न्यूटन ऐसे लगाओगे तो प्रेशर नहीं आएगा। इसमें अगर ये एरिया ए है, ओके बिल्कुल सही, मान लेते हैं एंगल 37 डिग्री है, ये भी एरिया ए है, ओके। इसमें प्रेशर 0, इसमें प्रेशर 10/A, इसमें प्रेशर 10 cos 37 8/A। यस और नो? क्या फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया? ओके। जनरली हम जब गैस वैस पढ़ेंगे ना अभी, तो आपको प्रेशर पता होगा, आपको फोर्स निकालना होगा। तो फोर्स बराबर क्या लिखेंगे? प्रेशर इंटू एरिया। तो याद रखना, ये जो फोर्स आएगा, क्योंकि आप सोचो आपको प्रेशर पता है और एरिया भी पता है, मान लो, तो आप जो चीज निकालोगे वो मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो वो चीज तो स्केलर आएगी, पर फोर्स तो वेक्टर है। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए हमें ऐसा समझो कि हमें ऐसे एक कंटेनर है, इसमें गैस है, ऐसे ही पूछ रहा हूं तेरे से। अब आपको प्रेशर ऑफ गैस पता है, तो आप पे इस पे फोर्स पूछ ले, तो आप क्या करोगे? प्रेशर इनटू एरिया। पर आप साथ साथ ये भी बोलोगे कि जो फोर्स लगा वो परपेंडिकुलर टू द वॉल लगा, क्योंकि आप जानते हो कि इससे जो फोर्स आता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। ओके, तो F
F परपेंडिकुलर आता है इससे, प्रेशर इनटू एरिया करोगे तो F परपेंडिकुलर आएगा। अरे हालांकि आएंगे ऐसे सवाल तो खूब कराए जाएंगे, अभी ज्यादा परेशान मत हो। बेसिक बात प्रेशर की पता होनी चाहिए। फोर्स अपॉन एरिया पहले भी बताया था, इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, नॉर्मल में इसमें पास्कल बोलेंगे। आप 1 ATM भी बोलोगे, 1 ATM क्या होता है समझाऊंगा। ओ हो, बोलो क्लियर है क्या? अच्छे से समझाऊंगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल। तो भाई पास्कल, ओके, बिल्कुल बेसिक बेसिक जो आप पढ़ चुके हो वही एक बार और रिवाइज करा रहा हूं, इनकी डिटेलिंग अपने आप होती जाएगी समय के साथ। ओके सर, ये बात तो समझ आई सर। प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी जिसकी एक यूनिट है पास्कल। आप एक और जानते हो इसकी यूनिट है 1 ATM इज 1.01 × 10⁵ पास्कल। अभी अगर याद रख लो तो कोई बुराई नहीं है। 1 ATM हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसका नॉर्मल प्रेशर, जो हमको पूरे हमारे ऊपर प्रेशर है आपको पता नहीं पड़ता, आप अपने सर के ऊपर ऐसे पूरा एक सिलेंडर बना लो अनंत तक, तो जहां तक एटमॉस्फेयर है वहां तक के एयर भरी हुई है। क्या वो एयर आप पे प्रेशर लगा रही है? हाँ, वो प्रेशर 1 ATM है और उसकी SI यूनिट में वैल्यू 1.01 × 10⁵ पास्कल। सोच तेरे सर पे हमेशा इतना प्रेशर रहता है, सोच। अरे यस और नो, तुझे लाइफ में प्रेशर रहता है ना, उससे बहुत ज्यादा प्रेशर पहले से तेरे पे है, पर तुझे महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि तू जीवन जब से चालू हुआ तब से उसे देख रहा है, तुझे आदत है उसकी। बल्कि ये नहीं होगा तो अपन नहीं जी पाएंगे। अरे यस और नो, और हाँ ना बोलो भाई, यस और नो। यस सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इतनी कहानी अपने को याद होनी चाहिए, इतनी कहानी अपने को याद होनी चाहिए। ओके सर, बात समझ आई सर, बेसिक प्रेशर की बात समझ में आनी चाहिए। ये कन्वर्जन ऑनवर्जन फॉर्मूले थोड़े बेसिक बेसिक याद रखो और चलो आगे। If the square, simple सवाल, if the pressure on a square wall of side 5 meter is 10 Newton per meter square, find the force acting on the wall। इससे आसान सवाल नहीं पूछ सकता, इससे आसान सवाल नहीं पूछ सकता भैया प्रेशर के लिए, कि किसी वॉल पर जो प्रेशर है, मान लो गैस कंटेनर जो भी बोला था, उसकी स्क्वायर वॉल 5 मीटर की है, बताओ, बता दो मेरे लाल, मेरे पीले, बोलो। मान लो ये 5 मीटर की वॉल है, इसमें गैस भरी हुई है, टक 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 टक। इस पे प्रेशर अगर इस गैस का प्रेशर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, बताओ क्या फोर्स होगा? इससे आसान सवाल मास्टर नहीं पूछ सकता तुमसे, बताओ। सर फोर्स लगेगा इस वॉल पे इधर, सर फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया 10 × 5 स्क्वायर 250 न्यूटन। और रे हाँ सर, और बाहर की तरफ इसमें कोई खास बात नहीं है। ऐसा सवाल वैसे कराना ही तुम्हारी और मेरी तौहीन है, पर भाई मैं कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, आपको बेसिक सी बात भी बता रहा हूं। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, आगे बढ़ जाओ सर। ओके, आ जाओ। बेसिक सी बात, वॉल्यूम तुम जानते हो भैया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है? A × B × C, आप जानते हो। ऐसे गैस है, अगर मान लीजिए गैस ऐसे ऐसे कंटेनर है, मान लो उसकी हाइट ये है, उसका रेडियस ये है R, ध्यान से देखो तो 10 सेंटीमीटर हो गया। पूछूं इसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो तुम्हें वॉल्यूम के फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस गैस की वॉल्यूम, क्या गैस की वॉल्यूम वही होती है जो कंटेनर की होती है? मैं तो कह रहा हूं कंटेनर की वॉल्यूम बता दो, क्या πr²h, πr²h। वॉल्यूम आप सब लोग जानते हो कितनी जगह में वो फैला हुआ है। क्यूब की वॉल्यूम, क्यूबॉइड की वॉल्यूम, पैरेललोपेपेड की वॉल्यूम, कंटेनर की वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम, स्फेयर की वॉल्यूम, आप जानते हो ये बेसिक बातें। अरे यस और नो, टाइम पास नहीं करते हैं। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट मीटर क्यूब होती है, याद करो। डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर भी क्यूब भी बोल सकते हैं। लिक्विड को अपन नापते हैं लीटर में, अगर नहीं जानते हो तो याद रखो 1 लीटर = 1 डेसीमीटर क्यूब। आप जानते होंगे 1 डेसीमीटर = 10 सेंटीमीटर। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। 1 मीटर = 10 डेसीमीटर। ओके, तो यहाँ पर रख दो, अगर 10 डेसीमीटर नहीं आया,
बोलो क्लियर। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। ये लीटर बहुत नॉर्मल यूज करने वाली वॉल्यूम की यूनिट है, इसलिए वो समझ में आनी चाहिए। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। सोचो 1 डेसीमीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो देखो क्या ये 1 डेसीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 डेसीमीटर को अगर मीटर में लिखो तो क्या ये हो गया 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। ये वॉल्यूम के नॉर्मल कन्वर्जन और लीटर वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। लीटर में ही तो दूध लेते हो, 1 लीटर दूध, आधा लीटर दूध, ऐसे तो नहीं बोलते 1 किलो दूध। बोलते होंगे तुम में से कोई ना कोई होंगे कलाकार जरूर। अरे दूध वगैरह मिल्क जो लेने जाते हो लीटर में नापते हो ना। हाँ, पानी को लीटर में नापते हो ना। इतने लीटर के टैंक, इतने लीटर की टंकी, इतने लीटर पानी आ रहा है, ये हो रहा है, बिल भी लीटर में आता है। अरे हाँ सर। तो जनरली हम जो लिक्विड में नापते हैं वो लीटर में होता है, और जो हम कंटेनर्स की वॉल्यूम निकालेंगे वो अपनी कुछ इस तरीके की होगी। जैसे अगर इस गैस की वॉल्यूम अगर निकाल ली जाए तो बोली जाएगी πr²h 6.28 लीटर्स। ये अपन ने ठीक है मतलब सॉल्व कर लिया जो अपने वो करना था। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे सोच लो, अरे हाँ ना बोलो भाई। और हाँ सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। कैसे आया देखो, अरे क्या टाइम पास है। पाई इंटू आर की वैल्यू ध्यान से देखो, लीटर में अगर निकालना है तो जनरली कंटेनर्स की वॉल्यूम लीटर्स में निकालते हैं, इसे निकालने की बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, आर को अगर अपने को लीटर में रखना है तो आर को अपने को 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया 1 डेसीमीटर। हाँ, और एच को भी अपन रखेंगे किसमें 20 सेंटीमीटर यानी कि 2 डेसीमीटर। और हाँ तो देखो आर स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इंटू 2, 3.14 इंटू 2 इज 6.28 लीटर्स। तो ये सिर्फ इसलिए सवाल कर रहा हूं कि लीटर में भी निकालना हो तो निकाल सकते हो तुम। तो आर को डेसीमीटर में रख दो, एच को भी डेसीमीटर में रख दो। डेसीमीटर बहुत कन्वीनियंट तुम्हारे लिए अभी नहीं है क्योंकि अभी तक तुमने डेसीमीटर को ज्यादा डील नहीं करा है। पर अगर लीटर्स में वॉल्यूम कैलकुलेट करनी होगी जो कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में काफी आएगी, तो आपको ये सब आना चाहिए। ओके हाँ सर। अच्छा ये जो चैप्टर है ना, ऐसा आपका केमिस्ट्री में भी आएगा। तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाला पढ़ो। केमिस्ट्री में और अलग टाइप की डिटेलिंग ज्यादा होती है, फिजिक्स में उस तरह की डिटेलिंग कम होती है ना। फिजिक्स में थोड़ा हीट ट्रांसफर वाली बातें ज्यादा होती है। थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारे केमिस्ट्री में भी, कह रहा हूं बात बाद में आएगी, उसकी बात तब करेंगे। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें। क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल बेसिक बेसिक से चला रहा हूं, बोलो क्लियर। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। यस सर। ओके, डेंसिटी एक और बेसिक सी चीज, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या इसकी यूनिट हो गई? केजी पर मीटर क्यूब। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि जो ऊपर कंटेनर था वो, अरे आप सब लोग जानते हो इसमें टाइम पास नहीं करते फालतू। इसके लिए क्वांटिटी केजी पर मीटर क्यूब है। याद रखो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम, याद कर लो तो कोई बुराई नहीं है इसमें, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 याद कर लो ग्राम, और यूनिट याद रखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये ऐसे लिख सकते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब इमेजिन करो कि अगर तुम 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर लगभग इतना, 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर ऐसे का टैंक बना लो और उसमें पानी भरो तो 1000 किलो पानी आ जाएगा उसमें। कितने किलो? 1000 किलो। ओ हो। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। अरे सोच लो, इमेजिन करो थोड़ा सा। अरे तुमने सोचा कभी ऐसे दूध को क्यों 1 किलो बोल देते हैं कई बार 1 लीटर की जगह? तुम्हारे घरों में जो अपने घरों में दूध आता है वो पानी जैसे होता है लगभग, उसकी डेंसिटी पानी वाली होती है ऑलमोस्ट, मान लो तुम। अब सोचो 1 लीटर का क्या मतलब है? 1 लीटर का मतलब है 10 टू द पावर -3 केजी, सॉरी 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। पीछे देखो, या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सोचो अगर मास की बात करूं, क्या मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम? अरे हाँ सर। अब सोचो 1 लीटर में कितना पानी होगा? 1 लीटर में कितना पानी होगा? सोचो 1 लीटर में कितना पानी होगा? 1 लीटर का मतलब 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब।
अच्छा, एक डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1000, तो 1000 इंटू 10⁻³ 1 kg, यानी कि 1 लीटर पानी मतलब 1 किलो। इसलिए वो दूध को कई बार अपन 1 किलो को बोल देते हैं, क्योंकि 1 लीटर लगभग 1 किलो के बराबर होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी लगभग पानी के बराबर होती है। क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ग्राम केजी पर मीटर क्यूब। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, बेसिक सी बात तुम पढ़ चुके हो, फिर भी डेंसिटी अपन पढ़ लेनी चाहिए। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इतनी सी बात आपको समझ में आई। 1 लीटर पानी मतलब 1 किलो, क्यों ऐसा हो? इसलिए होता है। और डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखो, जैसे 1000 kg पर मीटर क्यूब, आइस की कम होती है डेंसिटी, इसलिए तो तैर पाती है। खैर वो बात की बात है। 900 kg पर मीटर क्यूब होती है लगभग वो। खैर बोलो यहां तक क्लियर? बेसिक बात प्रेशर पढ़ ली, बेसिक बात वॉल्यूम पढ़ ली, बेसिक बात डेंसिटी पढ़ ली। ओके सर, बात समझ आई? बिल्कुल कॉमन सेंस की, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें जानते हो, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं एक बार फटाफट आ जाओ भाई। अच्छा, एक और चीज, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओहो, ये टर्म भी आपने सुनी होगी, केमिस्ट्री में हो सकता है, फिर से समझ लो। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी, क्योंकि वाटर हमारी बहुत अबंडेंट स्टैंडर्ड चीज है, तो किसी भी चीज की डेंसिटी कंपेयर करी जाती है पानी से। किससे? पानी से। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कंपैरिजन विद वाटर। भाई ये पानी से हल्का है कि उससे भारी टाइप की चीज है, ऐसे कंपेयर करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का बेसिक मतलब है डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम, जो भी मटेरियल है, ऑयल या जो भी आप ले रहे हो, वो वाटर के साथ उसकी डेंसिटी को कंपेयर कर लो, डिवाइड कर लो। अब तुम देखो, जब डेंसिटी ऑफ मीडियम और डेंसिटी ऑफ वाटर करोगे तो यूनिट तो कट जाएगी। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि डेंसिटी ऑफ ऑयल ऐसे लिखा होगा, ऐसे सवालों में ऐसे लिखा होगा, समझना क्या लिखा होगा, समझना क्या लिखा होगा, समझना क्या लिखा होगा। देख, मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 2.9, कोई यूनिट ही लिखी होगी क्योंकि तो यूनिटलेस है, दिस इज यूनिटलेस। क्यों यूनिटलेस? अरे दो सेम चीज का रेशो ले रहे हो तो यूनिट तो कट जाएंगी। 2.9 तो पता है, मैं देखते ही समझ, रिलेटिव डेंसिटी 2.9 तो मैं समझ जाता हूं डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ सर, अब मैं कह रहा हूं अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर, सोच के देख, डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में लूं तो क्या ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा? ओहो, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं देखते ही समझ जाता हूं कि अगर रिलेटिव डेंसिटी 2.9 दी है तो यूनिट अपने मन से लगाता हूं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं जानता हूं इस बात को। जैसे 2.9 बोला कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 2.9, आप समझ गए अपने आप, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है वो, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ओहो, तो डरना नहीं है। कभी डेंसिटी की बजाय अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी दे रखी हो तो कुछ नहीं, उसमें यूनिट नहीं दी होगी और यूनिट अंडरस्टूड आ जाएगी तेरे अपने मन में अपने आप। क्या? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इट इज द कंपैरिजन विद वाटर, इसलिए अपने को याद होना चाहिए। ओके सर, बात समझ आई सर? अच्छा भी लगा सर? वाह वाह सर। ओके सर, ठीक भाई। तो रिलेटिव डेंसिटी अपन समझ गए। ठीक सर, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अच्छा लगा, बढ़िया लगा, सुंदर लगा। अब क्या करें? आगे बढ़ो, चलते चलो। तो भाई बेसिक बात प्रेशर की, वॉल्यूम की, डेंसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी की। ठीक भाई, आ जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेम्परेचर। अच्छा, अगर अपन किताबी डेफिनेशन की बात करें तो लिखी हुई आगे, टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड एज ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। हाँ, किताबी डेफिनेशन। कैसी डेफिनेशन? किताबी, पर फील करना पड़ेगा इसे। किताबी डेफिनेशन। टेम्परेचर, किसी भी चीज को हम हाथ लगाते तो गर्म या ठंडा महसूस होती है, या मुझे थर्मोमीटर कभी आपने नापा हो तो बॉडी का टेम्परेचर भी लेते हैं। तुम एक बात लॉजिकली सोचो,
कि मान लो टेम्परेचर ज्यादा है, तुझे क्या लगता है? टेम्परेचर ज्यादा है तो सोच, किसी चीज में टेम्परेचर ज्यादा है, सोच उसमें क्या चीज ज्यादा होगी, सोच के देख, सोच के देख। सही बताऊं तो एनर्जी। सोच के देख, उसमें अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा है। तो तुम ऐसे फील करो, ज्यादा टेम्परेचर मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी है, ऐसा महसूस कर सकते हो आप? बिल्कुल सही, ऐसे फील करो। वो हॉटनेस और कोल्डनेस तो देती है, पर अगर आपको फील करना है और, तो ऐसा समझो कि टेम्परेचर इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट बॉडी। इफ द टेम्परेचर इज हाई, if the temperature is high, if the temperature is high, then it has larger energy, या ज्यादा एनर्जी। ठीक है, देखो ये समझो, जो पीछे भी आया था उसको वापस बताऊंगा, पहले इस बात को समझो। टेम्परेचर इज रिलेटेड टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम। बॉडी के अंदर एनर्जी कौन, बॉडी के अंदर होता कौन है? मॉलिक्यूल्स। गैस हो तब भी मॉलिक्यूल्स, लिक्विड हो तब भी मॉलिक्यूल्स, सॉलिड हो तब भी मॉलिक्यूल्स। बहुत पास पास एसोसिएटेड है तो सॉलिड बन गया, थोड़ा दूर दूर है तो लिक्विड है, बिल्कुल फ्री है तो गैस है। यही तो होता है, अगर तुमने बेसिक बात कभी सुनी है तो। अरे हाँ सर, पर है तो मॉलिक्यूल्स। ज्यादा टेम्परेचर मतलब उनके अंदर ज्यादा एनर्जी। अरे पार्टिकल्स के अंदर ज्यादा एनर्जी किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो आपको टेम्परेचर को समझकर ऐसा समझना चाहिए जो मैं आपको कह रहा हूं। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो टेम्परेचर गिव्स यू द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, फाइन। बट इन फिजिक्स टर्म्स, ये तो नॉर्मल आदमी के लिए बात हो गई, ये तो किताबी डेफिनेशन हो गई। फिजिक्स में फील के लिए समझो कि टेम्परेचर ज्यादा मतलब उसके अंदर एनर्जी ज्यादा, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ये फिजिक्स की फील वाली बात है, आपको ये ध्यान रखना है। फिजिक्स की फील वाली बात, फिजिक्स की फील वाली बात। ओके सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, वाह वाह सर। अब क्या करें? करते चलो, चलते चलो, सुनते चलो। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, बात समझ आई सर, सही सा लग रहा है सर, फिजिक्स की फील वाली बात। ठीक भाई, चलो भाई, अब सुन। देख भाई, जो मैं पीछे बोल रहा था वो बताता हूं आपको। मान लो कि एक पार्क में 2 बेंचेस लगी हुई हैं, ठीक? आप कंफ्यूज मत हो ना, गर्माहट, कोई चीज गर्म लगना और ठंडी लगना भी अलग बात है ना? और टेम्परेचर थोड़ी अलग बात है। जैसे मान लो कि एक पार्क है, उसमें 2 बेंचेस लग रही हैं, एक बेंच लोहे की एक और एक वुड की है, ठीक? अब तू सोच, गर्मी पड़ रही है, सन, गर्मी है बिल्कुल खतरनाक, तू कौन सी बेंच पे बैठना पसंद करेगा? अपने कॉमन सेंस से बोल, कॉमन सेंस से बोल, बोल बोल। फिर से सुनना, गर्मी पड़ रही है, तगड़ी धूप है, शानदार सनलाइट, जबरदस्त स्कॉर्चिंग हीट, और पार्क में 2 बेंच लग रही है, एक आयरन की और एक वुड की। किस पे बैठना पसंद करेगा? अपने कॉमन सेंस से बता, पहले बता, बता। सर वुड वाली पे। बता क्यों? बता क्यों? बता क्यों? क्योंकि सर वुड वाली का टेम्परेचर कम होता है, वो कम गर्म लगती है सर। कम गर्म लगती है ना वुड वाली? हाँ सर, बिल्कुल सही। पर तेरा ये लॉजिक गलत है कि उनका टेम्परेचर वुड का कम था, ऐसा नहीं था। टेम्परेचर अगर बहुत देर से दोनों बेंचेस रखी हैं तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, और वो ही है लगभग लगभग जो एटमॉस्फेयर का है। अच्छा, पर फिर भी हम वुड वाली पे बैठना पसंद करते हैं। ये खेल है हीट ट्रांसफर का। वुड वाली अपनी गर्माहट आपकी बॉडी को ट्रांसफर धीरे धीरे करती है। आयरन वाली तो जैसे ही आप बैठते हो, अरे वाह मिल गया बकरा, ये लो भाई, कड़ाकड़ हीट ट्रांसफर करती है। तो आपको जो हीट ट्रांसफर होती है ना, उससे आपको गर्माहट महसूस होती है। अब जितनी जल्दी जल्दी होगी उतना कष्ट होगा। हो, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो हीट ट्रांसफर और टेम्परेचर अलग अलग बात है।
हमें जो चीज गर्म या ठंडी महसूस होती है उसका एक कारण हीट ट्रांसफर भी होता है। वो जल्दी जल्दी होगा तो हमें गर्माहट जल्दी महसूस हो जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं हो, धीरे धीरे आपको इस अंतर को समझाऊंगा। जो पीछे डायग्राम आ रहा था समझे। विच बेंच फील्स, इसने उल्टा एग्जांपल ले रखा है, देखो क्या ठंड है, ठंड है बोलो। विच बेंच फील्स कोल्डर, वुड वाली कि मेटल वाली? मेटल वाली। फटाफट फटाफट ट्रांसफर करेगी। तो हीट ट्रांसफर और टेम्परेचर अलग अलग बात है। किसी बॉडी का टेम्परेचर उसके अंदर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बताता है, और हीट ट्रांसफर उससे जो बॉडी अटैच करते हैं उसको वो कितनी रफ्तार में एनर्जी दे रहा है, वो फिनोमिना है। अच्छा, हाँ, तो कंफ्यूज मत हो। हीट ट्रांसफर अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है आपके। अभी बस इतना समझा रहा हूं कि किसी भी चीज का इंटरनल टेम्परेचर एक अलग बात है, पर वही बॉडी कितनी रफ्तार में अपनी एनर्जी दूसरे को देगी, ये एक अलग फिनोमिना है, वो हीट ट्रांसफर है। बोलो क्लियर? इन दोनों केस में अगर ध्यान से देखें तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है, स्टिल metal bench feels colder because of heat transfer rate। क्या ये हीट ट्रांसफर अपने आप में एक टॉपिक है? हाँ, इसलिए हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे अपन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, अभी उसमें नहीं घुस रहे। अभी अपनी कहानी टेम्परेचर में। सिर्फ यहां ये समझाना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर और हीट ट्रांसफर अलग अलग बात है। अभी टेम्परेचर पे फोकस करो बस। हीट ट्रांसफर अपने आप में पूरा एक चैप्टर है जो इसी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं हीट ट्रांसफर अभी यहां पे नहीं आएगा, कैलोरीमेट्री में आएगा, थर्मोमेट्री कैलोरीमेट्री दोनों में आएगा, पर एक बेसिक अंतर टेम्परेचर और हीट ट्रांसफर में आपके पास होना चाहिए। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर एक अलग बात है, और वो कितनी रफ्तार से दूसरी बॉडी को गर्म या ठंडे का एहसास कराती है, ये एक अलग बात है। ये एक अलग बात है। जो मैं बोला कुछ कुछ ही अभी समझ आया होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर की कहानी अपने आप में बड़ी है। जब पढ़ेंगे तो फील आएगी। हाँ सर, अभी वापस फोकस करते हैं किस पर? टेम्परेचर पर। किस पर? टेम्परेचर पर। ओके सर, आ जाओ, ये तो अपन समझ गए, ये अपन लिख चुके। अब देखो, हीट ट्रांसफर, फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बेसिक डेफिनेशन हीट ट्रांसफर की, जिस पे अभी फोकस नहीं करना है ज्यादा। क्या गर्म से ठंडी चीज को अगर जोड़ दें तो क्या एक एनर्जी का फ्लो होता है? उस एनर्जी के फ्लो को व्हेन वी कनेक्ट और अटैच टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स, एक गर्म बॉडी को एक ठंडी बॉडी से अगर जोड़ दें तो उनका टेम्परेचर अलग अलग है। इसलिए इस टेम्परेचर अलग अलग की वजह से जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, सोचो उसमें एनर्जी ज्यादा है। ये बॉडीज ना बिल्कुल समभाव का भाव रखती हैं। ये मतलब जिसमें मैंने भी क्या बोला, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसमें एनर्जी ज्यादा। अब तो इससे अटैच कर दो जिसमें टेम्परेचर कम है तो उसमें एनर्जी कम है, तो ये अपनी एनर्जी इसको दे देता है। हाँ, जो एनर्जी देता है उस प्रोसेस को कहते हैं हीट ट्रांसफर। क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफर। अभी इतना ही बस। फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इज नोन एज हीट ट्रांसफर। ओहो, और सोचो ये हीट ट्रांसफर कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और फील करें तो इसके पार्टिकल की एनर्जी भी और उसके पार्टिकल की एनर्जी भी सेम ना हो जाए, तब तक ये एनर्जी का ट्रांसफर होता रहेगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बस मिलाने की देर है। मिलाते ही एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एंड द एनर्जी फ्लोज इज नोन एज हीट ट्रांसफर। एनर्जी तो है जो इस पार्टिकल से उस पार्टिकल में जा रही है,
अरे हाँ, इनकी ज्यादा, इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमारे पास ज्यादा है, हम देते हैं आपको। ओके, बढ़िया, शानदार, बोलो क्लियर। अच्छा, ये हीट ट्रांसफर भी कब होगा? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस। और ज्यादा एनर्जी वाले कम एनर्जी को देंगे, और तब तक देंगे जब तक की एनर्जी बराबर ना हो जाए, जब तक की एनर्जी बराबर ना हो जाए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। जब ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी को कम टेम्परेचर वाली बॉडी से टच करा जाता है, तब हॉटर बॉडी के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी कोल्डर बॉडी को देना चालू कर देते हैं। इस तरीके के एनर्जी ट्रांसफर को हीट ट्रांसफर कहते हैं। ये है फील वाली डेफिनेशन। हो, इसके कई तरीके आएंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, अभी उस पर नहीं जा रहे, बस हीट ट्रांसफर की बेसिक बात, ताकि अपन टेम्परेचर को अच्छे समझ पाए। याद करो, हीट ट्रांसफर तभी हो रहा है जब टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। अब ये बातें अपना साथ छोड़ने वाली नहीं है। ओके सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, वाह वाह सर। ठीक है सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया सर। चलो भाई, हो गया क्या? अरे हो गया क्या? उतार ली किताबी डेफिनेशन और फील वाली डेफिनेशन दोनों हीट ट्रांसफर की, बस अभी इतना ही। बाकी पूरा चैप्टर है भाई हीट ट्रांसफर, तो 3-4-5 लेक्चर पढ़ेंगे अपन उसको। अरे हाँ, चलो भाई, बात करते हैं टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, वर्क और एनर्जी में डिफरेंस समझो थोड़ा सा, है ना। सही बताऊं तो टेम्परेचर, अभी मैंने बताया, इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एनर्जी, पर इसकी यूनिट अलग आएगी। हीट ट्रांसफर तब आता है जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, हॉट एंड कोल्ड। टेम्परेचर क्या बताता है? जैसे मैंने आपको बोला किसी बॉडी का टेम्परेचर है 10 और किसी का है 20, तो तुम समझ जाओगे 10 वाली कोल्ड है, 20 वाली हॉट है, कंपैरिजन देता है ना। जब इन डिफरेंस वाली चीज़ को जोड़ देते हैं तो एनर्जी का फ्लो होता है, वो है हीट ट्रांसफर। हाँ, जब हम किसी बॉडी पर धक्का लगाते हैं, मैकेनिकल कार्य करते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो है वर्क, वो है वर्क। देखो, अरे हाँ भाई। और किसी बॉडी के साथ एनर्जी एसोसिएटेड दो तरीके से हो सकती है। याद करो, किसी ब्लॉक को अगर मैं ऊपर उठा लूं तो क्या उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, यू। तो समझो, ध्यान से देखो, तो चारों चीजें एनर्जी से एसोसिएटेड है। अरे टेम्परेचर भी तो एनर्जी से एसोसिएटेड है, पर वो एक अलग चीज है। हीट ट्रांसफर एक अलग चीज है, कार्य करना एक अलग टाइप की एनर्जी है, अपनी जगह की वजह से ताकत होना, एनर्जी होना, वो एक अलग चीज। और हाँ सर, तो इसको उतारने की जरूरत नहीं है, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर समझने का प्रयास करो, क्योंकि इन सब में एनर्जी ही है। हीट ट्रांसफर में भी तो एनर्जी हो रही है, कार्य कर रहे हो तब भी तो एनर्जी ही है। एनर्जी की बात कर रहे हो परिस्थिति की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी तो एनर्जी ही है, पर इनका अलग अलग जगह मतलब और इनको पढ़ने का तरीका अलग अलग है। इस बात को थोड़ा सा समझ के रखो, उतारने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सेट रखो, बस समय के साथ और आता जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में हम अंतर जानते हैं, और वो कैसे रिलेट होते हैं वो भी हम जानते हैं। हमने किसी चीज में कार्य कर दिया, उसकी परिस्थिति बदल दी तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी कहला गई। अरे हाँ ना बोलो, हाँ बोलो भाई, बोलो भाई, हाँ। सोचो, हीट ट्रांसफर हो गई तो इसकी एनर्जी भी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई हीट ट्रांसफर की वजह से, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो हीट ट्रांसफर ने टेम्परेचर को इफेक्ट कर दिया। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, अपन किसी चीज को बहुत जोर से हिलाएं, क्या वो गर्म हो जाती है? अरे हाँ, तो सोच, वर्क करके टेम्परेचर बढ़ गया। अरे हाँ सर, तो आपस में इंटरचेंज भी कर लेते हैं अपन इनको थोड़ा थोड़ा, पर इनका परिस्थिति के हिसाब से मतलब अलग अलग है, परिस्थिति के हिसाब से मतलब अलग अलग है। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। ठीक भाई, तो आगे चलते हैं। साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। अब समझो भाई, टेम्परेचर की बेसिकली बात करें तो ये यूनिट वाली बातें करनी पड़ेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद होना चाहिए। इसको समझने का प्रयास करें, बहुत सारे स्केल होते हैं। अब समझो कि ठंडा गर्म तो एक रिलेटिव टर्म है ना। मान लो आप गर्म चाय और ठंडी चाय, प्रैक्टिकली सोचो तो आइस के सामने तो दोनों ही गर्म है, पर रिलेटिवली गर्म चाय और ठंडी चाय अलग अलग हो गई, है ना।
चाय बनते ही पी ली तो गर्म, थोड़ी देर रख दी ठंडी, पर फिर भी आइस से तो दोनों गर्म है। तो रिलेटिव टर्म है गर्म और ठंडा। तो गर्म ठंडा को ऐसे थोड़ी बोल सकते ये गर्म है ठंडा है, ऐसे कैसे, तो रिलेटिव बात है ना। गर्म ठंडा जो हम नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं, उसका कोई मापदंड तो होना चाहिए, उसके कोई फिक्स पैरामीटर तो होने चाहिए। तो हमने अपने जीवन में कुछ बेसिक चीजें देखी, उनको एक फिक्स स्टैंडर्ड मान लिया। कौन कौन से फिनोमिना बताता हूं। जैसे आइस एक पर्टिकुलर ठंडक पर जम जाती है एटमॉस्फेयर में। क्या ये बिल्कुल कॉमन फिनोमिना है, हर जगह होता है? इसको एक स्टैंडर्ड पॉइंट मान लिया, फ्रीजिंग ऑफ आइस या फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ आइस क्या, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। और याद करो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पानी को अगर उबालो तो वो स्टीम बन जाता है, एवोपरेशन ढंग से पूरा, बॉइलिंग ऑफ वाटर बेसिकली। अरे हाँ, ये भी एक नॉर्मल फिनोमेना है। और पानी बहुत नॉर्मल चीज है, जनरली अवेलेबल। तो हमने एक दो स्टैंडर्ड बनाए पहले, फ्रीजिंग ऑफ वाटर और बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या ये बहुत स्टैंडर्ड फिनोमेना है? इंडिया में भी जैसे होंगे, यूएस में भी वैसे ही होंगे, वो एक फिक्स्ड चीजें हो गई। तो पानी की वो अवस्था जब वो जम जाती है, उस जगह जो उसका टेम्परेचर है उसे एक स्टैंडर्ड पॉइंट मान लिया गया। और पानी जिस गर्माहट पर उबल जाता है उसको भी एक स्टैंडर्ड पॉइंट मान लिया, और इनसे कंपेयर करना चालू करा बाकी परिस्थितियों को। Okay, to compare something, we should have some standard points. Like when I will say potential energy of the block over here is mgh, I'll be able to say this when I know that potential energy at this point is 0. क्या we have some standard points? अरे yes or no? So to define temperature of a body, we should have some standard points. मैं बोलूँ इस बॉडी का टेम्परेचर 20, अरे क्या, कौन सा 20, कैसा 20, कहां से स्टैंडर्ड 20, ये तो बताओ। ओके, ये बात सर समझ आई। अ डिवाइस मेजर टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपने देखा होगा, ये थर्मोमीटर जो आपने नॉर्मल देखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक वो चीज नापता है टेम्परेचर। ये कैसे काम करता है इस पर अभी ज्यादा नहीं जा रहा। असलियत में जो थर्मोमीटर होता है उसमें आपने देखा हो, आप तो खैर डिजिटल आने लग गए, तो जो थर्मोमीटर उसमें देखा तो एक नीचे कप से होता है, उसमें एक चीज़ भरी होती है मरकरी टाइप। उस मरकरी का फिनोमेना होता है कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फैल जाता है, नाराज होकर फैल जाता है, मैं फैल गया। जब वो फैलता है तो कितना वो फैलता है ना, उसके हिसाब से स्केल पे रीडिंग आ जाती है। ये कैसे होता है, ये पढ़ेंगे एक्सपेंशन में, थर्मल एक्सपेंशन। व्हेन बॉडी एक्सपेंड्स बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज, उस फिनोमेना को यूज करके थर्मोमीटर बनाया जाता है। अभी थर्मोमीटर की वर्किंग पे अपन नहीं जा रहे हैं। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स व्हाट, टेम्परेचर। अच्छा, अब क्या हुआ कि दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने स्केल बनाए। स्टैंडर्ड पॉइंट्स तो वही थे, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक भाई, देखो ये देखो, स्टैंडर्ड फ्रीजिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल सही। और दूसरा कौन सा, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर अगर इस थर्मोमीटर से नापा जाए तो ये स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, फिक्स्ड रेफरेंसेस, जो हर जगह पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया में अपन टेम्परेचर प्रेशर लगभग सेम मान रहे हैं, सॉरी प्रेशर सेम मान रहे हैं, तो स्टैंडर्ड पॉइंट्स माने गए। अच्छा, अब टेम्परेचर को पढ़ने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, ठीक है। चलो सर, ये बात समझ आई। अब देखो, ये स्केल है जो इनके बीच में नापता है। अब ये स्केल हर साइंटिस्ट ने अलग अलग बना दिया। मान लो कि यहां से लेकर यहां तक का एक ये दूरी मान लो, तुम एक स्टैंडर्ड एक समझ लो, एक दूरी है। किसी साइंटिस्ट ने बोला मैं 100 टुकड़े करूंगा, किसी ने बोला मैं तो 500 करूंगा, किसी ने बोला मैं तो 180 करूंगा। ऐसा समझो ये लेंथ है पूरी, एक इस स्टैंडर्ड पॉइंट से इस स्टैंडर्ड पॉइंट की। ठीक ठीक। अब सोचो, क्या इस टुकड़े को, इस जगह को, इस लेंथ को किसी साइंटिस्ट ने इसके 100 टुकड़े करे स्केल बनाने के लिए, किसी ने 180 करे, किसी ने कुछ और करे। अच्छा, हर साइंटिस्ट ने अलग अलग करे, तो उन्होंने अपने अपने नए नए स्केल बना लिए और नई नई यूनिट्स निकाल ली। अब निकाल ली, सब बड़े बड़े साइंटिस्ट थे तो उनकी बात माननी तो पड़ेगी, पर उनमें आपस में रिलेशन निकालना आना चाहिए, और साइंटिस्टों की बात मानी जा रही है।
सोचो किसी जगह कोई साइंटिस्ट था, उसने अलग स्केल बना लिया, किसी दूसरे ने अलग स्केल बना लिया, किसी तीसरे ने अलग बना लिया। अरे पर जब दुनिया एक हुई तब बात बोला भाई ये तो सब तो सही है तीनों, अरे पर इनको कंपेयर तो करो। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज दैट वी विल अंडरस्टैंड कि कौन कौन से स्टैंडर्ड स्केल्स हैं साइंटिस्टों के नाम पर और उनको कैसे कंपेयर करते हैं कि एक स्केल का रिलेशन दूसरे में कैसे ला सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ओके सर, बात समझ आई सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, ठीक भाई। अब सुन, ये बात समझ में आई। टू बेसिकली डिफाइन temperature scales we need some standard references. So in world we have two standard references, one is freezing of ice and one is boiling of water, sorry freezing point और boiling point। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब समझे, आ जाओ। अब देखो कौन कौन से साइंटिस्ट आए, ये देखो। ओ हो सेल्सियस स्केल, ओ हो देखो इन्होंने अपने नाम के हिसाब से, कैरोलस लिनेकस ने अपने नाम के हिसाब से एक सेल्सियस स्केल बनाया, साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला भाई बहुत आसान कि जिस जगह फ्रीजिंग होती है उसे 0 मान लो, 0 डिग्री सेल्सियस, और जब पानी बॉयल हो जाता है तो 100 मान लो। तो उन्होंने अपना स्केल को बहुत आसान रखा, फ्रीजिंग को माना 0 और बॉइलिंग को माना 100, और बोल दिया ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इनके बीच में इक्वल अगर 100 पार्ट कर लें तो उनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री अप टू 100 डिग्री। सिंपल, इन्होंने बिल्कुल सिंपल रखा। अच्छा, और किसी जगह और कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने जैसे कि देखो कौन आए, देखो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। आपने देखा होगा अपन अपनी बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में नापते जनरली, आपने जो किताबों में पढ़ा होगा। उन्होंने बोला भैया अपने लॉजिक से, उनके अपने कंसर्न थे, उनके एक्सपेरिमेंट पे अपन नहीं जा रहे हैं। उन्होंने बोला मैं तो फ्रीजिंग पॉइंट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मानूंगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग को 212 मानूंगा। देखो तो इसमें डिफरेंस कितना, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि उन्होंने इस सेम लेंथ के स्केल को 180 डिग्री में तोड़ दिया। और हाँ, जबकि सेल्सियस आपने कितने में तोड़ा था, 100 में। ओके, 3 स्टैंडर्ड स्केल्स आएंगे तुम्हारे, कौन कौन से, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और एक केल्विन स्केल। और सुनो, पहला वाला लिख लिया था, सेल्सियस स्केल ने क्या बोला, 0 डिग्री, मैं लिख देता हूं चाहो तो। सेल्सियस स्केल ये रहा 0 और 100, और अब अपना कौन आया फ़ारेनहाइट, उन्होंने क्या बोला 32 और ये। अब आए लॉर्ड केल्विन, उन्होंने अपना केल्विन स्केल बनाया, अगेन बड़े साइंटिस्ट। उन्होंने बोला भैया फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। डिफरेंस देखो कितना, यहाँ पे डिफरेंस है 100, ये डिफरेंस है 180, हाँ, और इनका डिफरेंस कितना है फ़ारेनहाइट साहब का, इनका डिफरेंस है फिर से 100। लो भाई, अब घबराओ मत, मेरा फोटो कहाँ से आ गया। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी स्केल बना लो, मैंने अपना नया स्केल बना लिया। मैं तो कहूँ मैं भैया किसी की बात नहीं मान रहा, मेरा नया स्केल है, मान लिया मैंने अपना नया स्केल। क्या कि भैया फ्रीजिंग पॉइंट को मान लो 50 एनवी और बॉइलिंग पॉइंट को मानो 500 एनवी। ऐसे कोई मानेगा नहीं, परेशान हो तो। मैं तो कह रहा हूं कोई भी स्केल बना लो, अपन नया बना लिया साहब। तो मैं कोई भी नए स्केल से भी, स्टैंडर्ड यही है आपके तीनों, ऐसे मत सोच लें एनवी स्केल कहां से आ गया, ऐसे ही बना लिया, कुछ भी बना लिया कि भैया फ्रीजिंग पॉइंट में मान लूंगा 50 एनवी है ना, नई यूनिट टेम्परेचर की 50 एनवी, ओके, तो 50 एनवी और 500 एनवी। मैं आपको सिखाना चाहता हूं इन सब में आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए, कंपैरिजन करना आना चाहिए। हां सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हमें इनमें कंपैरिजन करना आना चाहिए। इनको आपस में कैसे रिलेट करेंगे, ऐसे स्केल होते ही हमें समझ आ गया, पर इनको आपस में कंपेयर कैसे करेंगे ये हमें आना चाहिए। वो अपने आप में एक टेक्निक है जो आपको समझ में आनी चाहिए। जल्दबाजी नहीं करता हूं, आज का लेक्चर का टाइम हो गया है, क्योंकि ये स्केल का कंपैरिजन करने में 5, 7, 10 मिनट लगेंगे। तो अभी 10 मिनट है नहीं अपने पास, तो अपन गड़बड़ नहीं करेंगे। इसी स्लाइड से दोबारा चालू करूंगा, बिल्कुल सेम स्लाइड से,
यहीं से ही, गड़बड़ नहीं करना है एकदम। तब तुम्हें कंपैरिजन करना सिखाऊंगा, अगले टर्न की शुरुआत यहीं से होगी। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात एकदम? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। ओके सर, बात समझ आई सर, अच्छे से सर। चलो तो फिर जोश और जुनून बनाए रखिए, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। अगले टर्न पे शुरुआत करेंगे कंपैरिजन ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ओके सर, तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।